दूसरा नंबर भाई। अब दूसरी चीज जो हम लोग पढ़ना चाहते हैं वो है क्रॉस प्रोडक्ट। ये क्रॉस प्रोडक्ट क्या है देखो, फिर से अच्छा वो वेक्टर्स मानना ना अपने को, वेक्टर ए और बी जैसे जब भी माना था a1i b1j c1k, और यहाँ पे मैंने माना a2i b2j c2k। दो वेक्टर्स दे रखे, इनका क्रॉस प्रोडक्ट करना है। क्रॉस प्रोडक्ट का मतलब होता है ऐसा कुछ कि a क्रॉस b ऐसा। तो इसकी दो डेफिनेशंस है, दोनों डेफिनेशन को ध्यान देंगे। पहली डेफिनेशन ऐसी बेटा कि आप क्या करो, a का मैग्नीट्यूड b का मैग्नीट्यूड, आपको याद है डॉट प्रोडक्ट में क्या आता है, ए बी कॉस थीटा, सिंपल। यहाँ पे क्या आएगा, ए बी साइन थीटा। अभी तक आप बताइए स्केलर है स्केलर है स्केलर है, तो ये पूरा का पूरा आंसर स्केलर है, लेकिन इसको एक डायरेक्शन जुड़ जाती है। मानो मैंने यूनिट वेक्टर n दे दिया, अब आप तो सब समझते हैं कि इसका काम होता है डायरेक्शन देना, तो मैग्नीट्यूड को डायरेक्शन मिल गई। जब मैग्नीट्यूड को डायरेक्शन मिल गई तो ये आंसर कैसे आया, वेक्टर आया। और जब वेक्टर आया तो इसलिए इस प्रोडक्ट का नाम क्या है, वेक्टर प्रोडक्ट। तो क्लियर है, डॉट प्रोडक्ट माने स्केलर प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट यानी वेक्टर प्रोडक्ट। रीजन मैंने बता दिया आपको। अब सर ये यूनिट वेक्टर n का क्या झंझट है वो समझाइए। चलिए समझते हैं। यूनिट वेक्टर n का ऐसा झंझट है कि आपने एक आधा प्लेन ऐसा कंसिडर कर लिया, इस पे आपने दो वेक्टर कंसिडर किए, ये a और ये है b। अब इशारे समझना, मैं मानो a से b जाते हुए ऐसा, डायरेक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट, a से b गया और यह एंगल कितना है, थीटा। तो आप जिस ये यूनिट वेक्टर n की बात कर रहे हैं वो यूनिट वेक्टर n इस प्लेन से बाहर निकलेगा ऐसा कुछ डायरेक्शन में, ये यूनिट वेक्टर n है। और आप जानते हैं जो यूनिट वेक्टर n की डायरेक्शन है वही डायरेक्शन टोटल इसकी है, क्योंकि इसके आंसर मतलब आंसर क्या होता है वेक्टर, इसका आंसर क्या होता है मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन, तो इसी डायरेक्शन में ये भी काम कर रहा है। तो ऑफ कोर्स ये तो मैंने डायरेक्शन बताई, मतलब यही आपका आंसर किसका है, a क्रॉस b का। फर्क समझ गए, यूनिट वेक्टर n क्या करता है, सिर्फ डायरेक्शन देने का काम करता है, ये एक्चुअल आंसर है। अब मेन सवाल है सर ये कैसे हुआ और कैसे इसको वर्कआउट करें, तो आप थोड़ा इमेजिन करने की कोशिश करेंगे। मैंने यहाँ पे एक प्लेन कंसिडर किया, ठीक है, एक बड़ा सा पेज है मेरे पास में, या इस ग्रीन बोर्ड को ऐसे आड़े रख दिया। ग्रीन बोर्ड को आड़े रखने के बाद में यहाँ से एक वेक्टर बनाया, वेक्टर ए, ये बनाया वेक्टर बी। अब मैं बैटिंग राइट हैंड से करूँ चाहे लेफ्ट हैंड से, होते हैं ना, कुछ लोग लेफ्टी होते हैं कुछ लोग राइटी होते हैं, डजेंट मैटर, लेकिन आपको हमेशा पकड़ना है राइट हैंड। और आप राइट हैंड से क्या करोगे, ये चार फिंगर्स और ये थंब, तो राइट हैंड की ये जो चार फिंगर्स है ये ए से बी जाएंगे, क्योंकि आपको फाइंड आउट करना है ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी। तो एक बार फिर से ये जो वन प्लेन था इसमें मैंने क्या बनाया, ये वेक्टर ए और ये वेक्टर बी, और मेरे राइट हैंड के चार फिंगर्स किधर गए, ए से बी की तरफ। उस वक्त मेरा आउटस्ट्रेच थंब तो ऐसे भी कर सकता था, छुपा दिया मैंने, ठीक है, लेकिन क्या करना चाहिए, आउटस्ट्रेच थंब। तो ये आउटस्ट्रेच थंब आपको क्या देगा, ए क्रॉस बी का डायरेक्शन। समझ गए। तो ये जो आउटस्ट्रेच थंब है ये वाले इसको 90 डिग्री पे बाहर की ओर बनेगा, इसलिए आप कह सकते हैं कि अगर ए और बी जो कि कोप्लेनर है, ए और बी कोप्लेनर है बट ए क्रॉस बी नॉन कोप्लेनर है, इट इज नॉर्मल टू द ए एंड बी। समझ में आया, ए क्रॉस बी इज नॉर्मल टू द ए एज वेल एज बी। ऐसा एक बार फिर से सोचने की कोशिश करते, यही वाला वही ग्रीन बोर्ड बनाया, यही प्लेन बनाया, ये ए बनाया, ये बी बनाया। अब मुझे बी क्रॉस ए निकालना है, इसके पहले क्या निकालना है, ए क्रॉस बी। अब अपन बी क्रॉस ए निकालते, तो बी क्रॉस ए के लिए वही राइट हैंड, लेकिन अब आप ए से बी जाओगे, बी से ए, बी से ए, तो थंब तो नीचे गया, नीचे गया मतलब अभी भी वो प्लेन से बाहर निकला लेकिन ऊपर न जाते हुए नीचे गया। मतलब सर बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप ए क्रॉस बी कर रहे हो या बी क्रॉस ए कर रहे हो, ये इंपॉर्टेंट है। और कैसे इंपॉर्टेंट है वो मैंने आपको बता दिया। तो इसी के अंदर अगर हम चाहे तो बना सकते थे कि अगर मैं ऐसे जाता तो नीचे जाता, नीचे क्या जाता बॉस, बी क्रॉस ए, ऊपर क्या जा रहा है, ए क्रॉस बी। अब फंडा क्लियर है सबका। ये पहला तरीका मैंने आपको बताया। इसका एक दूसरा तरीका है वो भी आप सुन लो। दूसरा तरीका है बेटा ए क्रॉस बी इज इक्वल्स टू, यहाँ पे आप लिखेंगे आई जे के, यहाँ पे आप लिखेंगे A1 B1 C1
A2 B2 C2। फंडा क्या है, इसको कहते हैं डिटर्मिनेंट। 10th में आपने डिटर्मिनेंट पढ़ा होगा, 2/2 वाला। अरे डिटर्मिनेंट ऐसे पढ़ा आपने कभी? देखिए 2 3 4 5। तो इसका आंसर कैसे निकालते हैं? 10 - 12 कितना आता है? -2। यस, तो आपने डिटर्मिनेंट पढ़ रखा है, बट आपने डिटर्मिनेंट ऑफ द ऑर्डर 2 पढ़ा, जिसमें 2 रोज और 2 कॉलम्स होती है। ये भी बॉस डिटर्मिनेंट ही है, बस इसका ऑर्डर कितना है? 3। कैसे सॉल्व करते हैं मैं पढ़ा दूंगा। बस अभी आप ये ध्यान दें कि इसमें ये क्या सीक्वेंस मैंने बिठाया है। पहली दफा हर बार आईजे क्या आएगा? फर्स्ट रो में। दूसरे रो में क्या आएगा? अगर ए क्रॉस बी है तो ए के कोएफिशिएंट A1 B1 C1, ए के डायरेक्शन रेशियोज, और बी के अंदर के डायरेक्शन रेशियोज A2 B2 C2। अगर मानो मेरे को बी क्रॉस ए करना होता तो पहले बी वाले बंदे बैठते और उसके बाद ए के बंदे बैठते। अब ध्यान में आ रहा है? इंपॉर्टेंट है। अच्छा, मतलब जब इसका आंसर निकालूंगा तो इसके आंसर में भी ये आईजे के प्रकट होंगे, क्योंकि आईजे के तो गायब तो होना नहीं, वो तो आएंगे ही ऑफ कोर्स। आईजे के जहां पे आ गए माने डायरेक्शन आ गई, डायरेक्शन आ गई मतलब वो वेक्टर कहलाएगा। मतलब यहां से भी वेक्टर आ रहा है, यहां से भी वेक्टर आ रहा है, इसलिए तो हम लोग क्या कह रहे हैं उसको? वेक्टर प्रोडक्ट। तो इतना आइडिया क्लियर है। और एक बार फिर से पूछता हूं, इसके अंदर बताओ वेक्टर ए एंड वेक्टर बी आर कोप्लेनर, दोनों एक ही प्लेन में, बट ए क्रॉस बी इज नॉन कोप्लेनर विथ ए एंड बी। और rather I would say A cross B is a normal। वो नॉर्मल का मतलब 90 डिग्री। अब आप ये समझ सक रहे हैं क्या कि मानो इस जमीन से मैंने एक खड़ा वेक्टर बनाया 90 डिग्री पे, तो क्या आप एग्रीड है इस जमीन पे मैं हजारों वेक्टर्स बना सकता था? हजारों, कहीं पे भी, इधर बनाया उधर बनाया उस कोने में, कहीं पे भी वेक्टर बना सकता था, जमीन के अंदर ही अंदर। तो एक जमीन मतलब ये जो फ्लोर है ये अपने आप में प्लेन है। इस प्लेन में कितने वेक्टर्स बन सकते? हजारों वेक्टर्स बन सकते। और अगर मैंने इस जमीन से खाली एक वेक्टर ऐसी बाहर की ओर निकाला तो क्या आप मानने को तैयार है ये वेक्टर उन हजारों वेक्टर्स को 90 डिग्री पे रहेगा? सोचो सोचो कैसे, क्योंकि ये वेक्टर जमीन को 90 पे है, तो जमीन पे जो भी है उन सबको क्या रहेगा? 90 पे रहेगा। इसलिए मैंने कहा कि भाई साहब ए क्रॉस बी 90 डिग्री पे रहेगा। किसको? ए को भी, बी को भी, और उस प्लेन में रहने वाले बाकी हजारों चीजों को भी। ठीक, और आगे बढ़ते इस बारे में थोड़ी और इंफॉर्मेशन जनरेट करते। अच्छा, कैसी इंफॉर्मेशन? जैसे कि डेफिनेशन। सबसे पहले अपन ये करते डेफिनेशन एक आधा ले रहे थे, एक आधा आपने ए लिया बी लिया। एक एग्जाम्पल के तौर से आपको समझा देता हूँ। ये वेक्टर आपको दिया है किसी ने 3i - j + k बोल के, और i + 2j + 3k, ऐसा कुछ दिया है। और आपको फाइंड आउट करने को बोला है क्या? a क्रॉस b इज इक्वल्स टू। अब मैंने तरीका बताया, पहले इसमें क्या लिखना बेटा? i j k करके, और दूसरे इसमें क्या करोगे? a के कोएफिशिएंट बोलो 3 - 1 1, माइनस हो गए, छोड़ना नहीं कभी। और b के में क्या आएगा? 1 2 3, ये कोएफिशिएंट सेट हो गए। अब इसका आंसर निकालने का तरीका, ये डिटर्मिनेंट है, और डिटर्मिनेंट सॉल्व करने के कई सारे तरीके हैं। मैथमेटिक्स में डिटर्मिनेंट अलग से चैप्टर है, वो मैं आपको पढ़ाऊंगा। और खुशी की ये बात है कि डिटर्मिनेंट पे जेई पे एक इंडिपेंडेंट क्वेश्चन भी बनता है मैथमेटिक्स के अंदर। तो इसके कई सारे तरीके आप बाद में पढ़ोगे। अभी एक बेसिक तरीका बता रहा हूँ, उसी को चिपक के रहना, बस यही बेसिक तरीका आपको हर बार यूज करना है। क्या वो बेसिक तरीका है? सुनते अपन। ये जो फर्स्ट रो है ना, अपन रो वाइज जाने वाले हैं। फर्स्ट रो में पहला एलिमेंट क्या दिख रहा है? आई, तो आपने लिख दिया बॉस आई। अब आप क्या करना, आई आपने पकड़ा तो आई की रो और कॉलम छोड़ देना। जब आपने आई की रो और कॉलम छोड़ा तो क्या दिखा? -1 1 2 3। कुछ समझ में आया? ठीक है। उसके बाद में फिर मैंने क्या पकड़ा? जे, तो यहाँ पे माइनस जे किया, और फिर क्या करना? जे का रो और जे का कॉलम छोड़ देना। जे का रो कॉलम छोड़ा तो क्या क्या बचा? 3 1 1 3। हाँ जी, 3 1 1 3, ऐसा कुछ दिख गया। और उसके बाद में आया प्लस के, और उसके बाद में अब के की रो और कॉलम छोड़ दिया, तो कितना बचा आपका? 3 - 1 1 2। समझ गई यहाँ तक की बातें? अच्छा, मैंने क्या क्या किया? आई के टाइम पे पॉजिटिव, जे के टाइम पे निगेटिव, फिर पॉजिटिव, पॉजिटिव निगेटिव पॉजिटिव, अल्टरनेट रख दिया साइन अपन ने। और अब अपन आगे बढ़ते, तो आगे कैसे? आए, ये तो 10वीं में आता है, आपको कैसे सॉल्व करते बताओ? -3 - 2, जानबूझ के पहला क्वेश्चन स्टेप बाय स्टेप कराता हूँ। ये कितना आएगा? 9 - 1, और प्लस के, ये कितना आएगा? अरे बताओ, 6 - ऑफ -1। सही किए? और अब आंसर कितना आएगा बताओ? -5i। ये कितना होगा? -8j, और ये कितना होगा? 7k।
तो बस आप सीख गए कि ए क्रॉस बी का आंसर कैसे निकालना। और मैंने बताया था आंसर में आई जे के दिखेगा, इसमें इसको हम लोग वेक्टर कहते हैं। यहाँ तक आइडिया है? क्लियर? बनाओ फिर। और स्पीड थोड़ी बढ़ाइए, राइटिंग स्पीड। बन गया? तो इस बारे में थोड़े और इम्पोर्टेंट पॉइंट्स पढ़ते हैं अपन क्रॉस प्रोडक्ट के बारे में। तो मैंने आपको बता ही दिया था डायग्राम के फॉर्म में कि भाई साहब ए क्रॉस बी जो है और बी क्रॉस ए जो है वो सेम नहीं है, क्योंकि आपने देखा अभी वाले डायग्राम में ए क्रॉस बी ऊपर जा रहा था, बी क्रॉस ए नीचे जा रहा था, काइंड ऑफ दैट। तो दूसरा पॉइंट ये है कि नहीं सर, ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए को मेरे को सेम बनाने का बहुत मन है, बहुत मन है। तो क्या कर, ए क्रॉस बी ऊपर जा रहा था, बी क्रॉस ए नीचे जा रहा था, मानो बी क्रॉस ए को तूने घुमा दिया ऊपर की तरफ तो फिर सेम बन जाएंगे। और घुमाने के ना निगेटिव साइन लगता है वेक्टर में, याद है निगेटिव वेक्टर है ना। तो यहाँ पे अगर आपने माइनस लगा दिया तो फिर ये लोग क्या बन सकते हैं, सेम। उसके बाद में थर्ड, चलिए मैं ए क्रॉस ए करने की कोशिश करता हूँ। ए क्रॉस ए, इसका मतलब क्या आएगा सर, देखिए आपने पढ़ाया ए क्रॉस बी, इसका मतलब क्या होता है, ए बी साइन थीटा यूनिट वेक्टर एन। ए क्रॉस बी यानी ए बी साइन थीटा यूनिट वेक्टर एन। तो ए क्रॉस ए का मैग्नीट्यूड, फिर से ए का मैग्नीट्यूड आया, बाद में क्या आएगा साइन थीटा, फिर से क्या आएगा यूनिट वेक्टर एन, ऐसा कुछ। अच्छा अब ये सुनो, थीटा, थीटा मतलब एंगल बिटवीन दीज टू वेक्टर्स। अरे लेकिन ये दो नहीं है, ये एक ही वेक्टर है, मतलब खुद के साथ एंगल कितना होता है, 0। और बताइए साइन 0 कितना होता है, 0, इसमें पूरा आंसर 0 आया। तो इसका मतलब होता है जब वेक्टर अपने आप में रिपीट होता है तो उसका क्रॉस प्रोडक्ट 0 आता है। अच्छा 0 आता है या 0 वेक्टर आता है,
जीरो वेक्टर आएगा, मैग्नीट्यूड जीरो आया ना, साथ में यूनिट वेक्टर चिपका हुआ है। अच्छा, इसमें जब जीरो आ गया तो उसके बाद यूनिट वेक्टर का कोई खास सिग्निफिकेंस बनता नहीं है, क्योंकि जीरो वेक्टर कैन हैव एनी आर्बिटरी डायरेक्शन। ओके, आगे फिर हम बढ़ गए नेक्स्ट पॉइंट पे। नेक्स्ट पॉइंट क्या सिखाता है हम लोग को कि मानो चलिए दो है ए और बी, और उनके बीच में अभी आपको 90 डिग्री दे रखा है, तो ऐसे सिनेरियो में क्या होगा, ए क्रॉस बी करते टाइम पे, या उससे भी पहले हम लोग एक और पॉइंट कर लेते। इसका मतलब ये बताइए, अगर मैं आई क्रॉस आई करूँ, जे क्रॉस जे करूँ, या के क्रॉस के करूँ, तो इसका आंसर भी जीरो वेक्टर आएगा, ये मान गए? अरे ऊपर में आपको दिखा ना, ए रिपीट हुआ, वैसे ही आया है जे जे के, जो भी रिपीट होगा आंसर क्या आएगा, जीरो वेक्टर ही आएगा। उसके बाद में फिफ्थ नंबर करते भाई। अच्छा, फिफ्थ नंबर क्या रहेगा, मैं ऐसा कुछ करने की कोशिश करता हूँ, ये आई है, ये जे है, और ये के है। सबसे पहले तो ये पढ़ा देता हूँ मैं आपको, आई क्रॉस जे क्या आएगा, फिर जे क्रॉस के क्या आएगा, और फिर के क्रॉस आई क्या आएगा, है ना, ये समझते हैं अपन। आई जे के, सर कैसा होता है आई जे के, ये ऐसा कुछ, ये अगर एक्स की डायरेक्शन माने आई की डायरेक्शन, पॉजिटिव आई यानी जे की डायरेक्शन, और ये क्या होता है के का डायरेक्शन, आई जे के समझ में आता है। तो ये कमरे में फिर से अपन हमेशा की तरह आई जे और उधर आगे जाता हुआ के। पहला सीन क्या है, आई क्रॉस जे, आई क्रॉस जे, ये आई था ना, ये जे था, देखना ये आई है और ये जे है, तो ये वाला प्लेन पकड़ना, ये वाला प्लेन मतलब ग्रीन बोर्ड ही, कमरे के हिसाब से भी ग्रीन बोर्ड ही आएगा ना, आई और जे। तो ये वाला जो प्लेन आपने पकड़ा, इसमें मैंने आपको क्या सिखाया, राइट हैंड यूज करना। राइट हैंड से क्या करना है आपको, चार फिंगर्स आई से जे की तरफ जाते हुए, तो देखो आई से जे की तरफ जाते हुए अब मेरा थंब किधर गया, बाहर की डायरेक्शन में आपकी तरफ, और आपकी तरफ कौन आता है, के। अरे आपकी तरफ जेड एक्सिस आ रहा है ना, मतलब के, तो क्या मान गए, आई क्रॉस जे का वैल्यू कितना आएगा, के। क्या उसी प्रकार एक बार जे क्रॉस के के बारे में सुनते, ये जे है ये के है, तो ये जे के मतलब इस साइड की दीवार हो गई, इस साइड की दीवार में क्या करना है, जे से के की तरफ जाना है, मतलब ये जे है और ये के है, तो जे से के की तरफ जाते हुए थंब इधर आया इस साइड में, इस साइड में कौन बैठा होता है, आई, इस साइड में आई बैठा होता है, तो इसका डायरेक्शन आई आएगा। क्या आप समझ गए, उसी तरह से ये क्या आएगा, जे। तो ऐसा हुआ, तो इसको सर मैं ऐसा लिख सकता हूं ना, आई जे का, अच्छा आई क्रॉस जे करोगे तो उसका आंसर के आएगा, जे क्रॉस के करोगे तो उसका आंसर आई आएगा, और के क्रॉस आई करोगे तो उसका आंसर जे आएगा। क्लॉकवाइज घुमा दिया, खत्म। अच्छा, आप ये मानने को तैयार है, मतलब ये जो आंसर आए ये सारे पॉजिटिव आंसर आए, मतलब ये सब कुछ प्लस में आया। लेकिन अगर मैंने आपको जबरदस्ती की कि नहीं आप ऐसे डायरेक्शन में घूमो, उल्टे डायरेक्शन में, तो आप जानते हो ए क्रॉस बी की जगह बी क्रॉस ए लिखने से माइनस का फर्क पड़ता है, यानी अगर आप उल्टी डायरेक्शन में जाओगे तो माइनस का फर्क पड़ेगा। कहने का मतलब, अगर जे क्रॉस आई करोगे तो आंसर माइनस के आएगा। फिर एक बार सुनो, के क्रॉस जे करोगे तो आंसर माइनस आई आएगा, इस तरीके से। तो सीधे जाओगे आई जे के में तो प्लस आंसर आएंगे, और उल्टे जाओगे तो आंसर माइनस आएंगे। ये एक फिक्स्ड हो गया अपना। और क्रॉस प्रोडक्ट में क्या क्या पढ़ने लायक है, ये तो खैर इंपॉर्टेंट बातें थी जो ज़्यादातर आपके काम में आता है। और सुन लेते दो चार पॉइंट्स। दो चार पॉइंट्स कैसे, हाँ भैया, ए क्रॉस बी के बारे में आपको ये पढ़ाया था, क्या पढ़ाया था, ए बी साइन थीटा यूनिट वेक्टर एन। तो इसमें से मैंने आपसे कहा कि इतना पार्ट क्या है, मैग्नीट्यूड, और इतना पार्ट क्या है, डायरेक्शन। मैग्नीट्यूड डायरेक्शन मिला के ये वेक्टर बना हुआ है। क्या अगर मैं इसको ऐसे लिखूं तो आपको कोई हरकत नहीं, इसको मैं ऐसे लिखता हूं, ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड और ये डायरेक्शन तो है ही है बाजू में। यानी ऐसा हुआ सर कि ये एक वेक्टर था, इस वेक्टर का ये मैग्नीट्यूड और ये डायरेक्शन बिल्कुल वैसे ही जैसे आप ऐसा लिखते हो ना, वेक्टर ए मतलब क्या, उसका मैग्नीट्यूड और उसकी डायरेक्शन। अरे ए का मैग्नीट्यूड ए की डायरेक्शन, ऐसा ही कुछ हुआ होगा, ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड और ये ए क्रॉस बी की डायरेक्शन। बताया था ना, एन माने उसी की डायरेक्शन होती है। तो इस पर से एक चीज ये निकल के आई कि यूनिट वेक्टर एन का अगर अपने को आंसर बताना है तो ए क्रॉस बी डिवाइडेड बाय उसका मैग्नीट्यूड। ये सोचो, इसका आंसर ऐसे डिवाइड करके आएगा। अच्छा, मैं बात जानबूझ के गोर मटोर बातें कर रहा हूँ। बेसिकली आप इसको डायरेक्ट लिख सकते थे, ए क्रॉस बी, सर ये माने ये माने ए बी साइन थीटा। अरे सोचो ना, एन का आंसर डायरेक्ट ये भी तो दे सकते थे।
लेकिन अपने को समझना जरूरी था कि किसको क्या कहते हैं, क्या नोटेशंस होते हैं, क्योंकि हमको चीजें रट्टा तो एक भी नहीं मारनी है, सब कुछ टाइम पे गेम खेलेंगे। जो लिखते लिखते न्यूमेरिकल सॉल्व करते करते याद हो गया अच्छी बात है, अदरवाइज बैठ के रट्टा कुछ नहीं मारना इसमें अपने को। ठीक है, करो। डिस्कशन कर लेते हैं, जनरल एप्लीकेशंस देखते हैं कि सर ये डॉट और क्रॉस कहाँ पे काम में आएगा। आपने पढ़ा है डॉट प्रोडक्ट क्रॉस प्रोडक्ट, ये कहाँ पे काम में आएगा। वैसे तो अनगिनत जगह काम में आएगा, एक 2-3 एग्जांपल्स देके आपको छोड़ता हूँ कि हाँ ऐसा कभी लाइफ में आगे हो पाएगा। क्या क्या हो पाएगा देखिए, जैसे डॉट प्रोडक्ट के बारे में पढ़ते हैं। क्या आप जानते हो वर्क का डेफिनेशन क्या है? वर्क है ना, वर्क क्या होता है? हाँ बताइए, आपको आ रहा है, बताओ प्रसाद। हाँ एग्जैक्टली, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट ऐसा आपने पढ़ा है, लेकिन मैं आपसे कहता हूँ फोर्स तो वेक्टर है, डिस्प्लेसमेंट तो वेक्टर है। तो और दो वेक्टर के बीच में प्रोडक्ट दो टाइप का होता है, एक डॉट होता है और एक क्रॉस होता है। अब लाइट लग रहा है, ठीक है, सिट डाउन। आपने ऐसा कह दिया 10th लेवल पे आपने ये पढ़ा कि वर्क यानी क्या होता है? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। देखो आपने क्या पढ़ा? इनटू। लेकिन अब मैं अपने पॉइंट पे आ रहा है, बेटा फोर्स तो वेक्टर होता है, डिस्प्लेसमेंट भी अपने आप में क्या होता है? वेक्टर होता है। और जब दो वेक्टर होते हैं तो उनके बीच में जिंदगी में कभी इनटू नहीं होता है, या तो वहां पे डॉट रहेगा या तो वहां पे क्रॉस रहेगा। अब बता भाई, डॉट आएगा या क्रॉस आएगा? तो फिर घंटी घूम गई है ना, कंफ्यूजन हो गया, दोनों में से कोई एक चीज आती होगी। तो डॉट आएगा या क्रॉस आएगा? क्रॉस क्यों आएगा भाई? क्योंकि ऊपर लिखा हुआ है। अरे ऐसा नहीं, वो तो इंटू पढ़ा ना आपने। डॉट और क्रॉस आएगा कि वो चेक करते। अब मैं आपको आपके तरीके से बताता हूँ। आपके 10th में ऐसे कुछ सवाल आपने शायद किए होंगे, वर्क के क्वेश्चन किए, 9th में किए थे शायद, है ना, मैकेनिक्स पार्ट 9th में किया था। चले ऐसा कुछ हो सकता है, ऐसा बोला जाएगा कि भैया बंदा ए से लेके, बंदा मतलब एक आधी बॉडी है जो ए से लेके बी तक मूव कराई गई, और मूव कराई गई तो ए से बी जाते तक वो डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ उसका? 5 मीटर। और जब आपने, मतलब ये कोई बॉडी होगी जिसको आपने पुश किया होगा, तो वो बॉडी वहां से लेके वहां तक पहुंची, तो आपने जब पुश किया तो पुश करने का फोर्स था आपका, सपोज वो था सपोज आपका 10 न्यूटन। तो ऐसे में आपने फटाफट आपके आंसर्स दिए होंगे कि सर इसमें बंदे ने कितना काम किया। काम करने के लिए फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स यानी कितना है? 10 न्यूटन, डिस्प्लेसमेंट कितना है? 5, तो 10 इंटू 5 मतलब 50 जूल ऑफ, वर्क में जूल होता है, ठीक है, तो 50 जूल वो बंदे ने काम किया। अगर मैं गलत नहीं हूं तो ऐसे टाइप के क्वेश्चन किए होंगे आपने। और इन क्वेश्चंस में आपने क्या देखा भाई साहब कि जिधर डिस्प्लेसमेंट है उधर ही फोर्स है। तो अब मैं एडिट कर देता हूं, आपका सही डेफिनेशन ये होता है कि वर्क यानी फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। ये पूरा सही डेफिनेशन है। क्या बोला मैंने? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, बट डिस्प्लेसमेंट किस डायरेक्शन में होना चाहिए? फोर्स की डायरेक्शन में होना चाहिए, या वाइस वर्सा, या वाइस वर्सा। ऐसा आप इस डेफिनेशन को सीधा सीधा कह दो ना कि सर इसका मतलब ये हुआ फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, का मतलब ऐसा हुआ कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन सेम होनी चाहिए। सेम होनी चाहिए मतलब क्या? ऐसा भी तो लिख सकते थे ना आप कि डिस्प्लेसमेंट इनटू फोर्स। पहले ये चीज को पढ़ो, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट करो, डिस्प्लेसमेंट इनटू फोर्स करो, बात एक ही है। लेकिन आगे मैं ऐसा लिख दूंगा कि फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट। तो सबके पास इतना कॉमन सेंस है कि आप अप्लाई करके बोलोगे कॉमन सेंस कि इसका और इसका मीनिंग एक ही पड़ता है, ठीक है। यहाँ पे दोनों की डायरेक्शन सेम, यहाँ भी दोनों की डायरेक्शन सेम। तो ये सही डेफिनेशन है आपका। अब इस डेफिनेशन को जरा यूज करते मतलब क्या? एक आधा ब्लॉक है भाई साहब, ये ब्लॉक को मैंने यहां से लेके, जैसे अभी वाला आपका क्वेश्चन था, यहां से लेके वो ब्लॉक यहाँ पे मूव हुआ है ना। जब मूव हुआ तो ये डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? मानो 5 मीटर। लेकिन आपने जब इस चीज को मूव कराया तो आपने फोर्स ऐसा लगाया, और ये फोर्स जो लगाया वो लगाया आपने 10 न्यूटन मानो। लेकिन ये कितने डिग्री पे लगाया आपने? 30 डिग्री पे। अब मैं आपसे पूछता हूं कि बंदे ने कोई काम किया या नहीं किया? काम तो किया है ना, कंफ्यूज मत हो एक बार फिर से। इस ब्लॉक को आप सीधे सीधे ढकेलते, यहां से वहां लेके गए, तो थोड़ी देर पहले देखा कि आपने 50 जूल काम किया। अरे बेचारे ने अभी भी तो काम किया, अभी भी तो उसने एफर्ट्स लगाया। आप स्टेशन पे जाते हैं, आप ट्रैवल करते हैं, एक सिटी से दूसरे सिटी में जाते हैं, तो कई बार आपका बैग काफ़ी हेवी होता है, या तो आजकल तो सूटकेस में वो चक्के लग के आ गए।
तो आप स्टेशन में कैसे जाते हो, आपका जो सूटकेस है उसको ऐसा ऐसा घिसते जाते क्या? नहीं, वो जो हैंडल है वो हैंडल को थोड़ा इंक्लाइन करते हो और उसमें व्हील्स होते हो और आप इस तरीके से पुश करते हो या नहीं? अच्छा, आप हमेशा ऐसे ही देखते हो ना 90% ऑफ द केसेस। अब एक आधा उपद्रवी होगा वो ऐसे ढकनेगा। समझ में आ रहा है? यानी ये सारी बातें कितनी इंपॉर्टेंट है, कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि हम लोग सूटकेस को हमेशा ऐसे ही क्यों खींचते, हैंडल हमेशा ऐसी वाला पैटर्न में क्यों होता है, हैंडल उस साइड देखिए ऐसा पुश करने को क्यों नहीं बोलता। यानी इन सब बातों का बहुत फर्क पड़ता होगा यार, कि पुल करना चाहिए कि पुश करना चाहिए। और ये आगे में हम पढ़ेंगे अपने वर्क एनर्जी पावर चैप्टर में, जो बड़ा मजेदार और अच्छा यूनिट है। लेकिन आज के डेट में हम ये सीखना चाहते हैं कि एक बॉडी यहां से लेके वहां गई तो जरूरी नहीं कि उसको अपने हॉरिजॉन्टल फोर्स ही लगाना चाहिए था। माना जैसे सूटकेस यहां से यहां हुई, लेकिन हम जानते हैं हम प्रैक्टिकल लाइफ में कभी भी आड़ा नहीं ढकेलते उसको, ये करते ऐसा पूर्ण करते। तो भैया सूटकेस को मूवमेंट तो मैंने ही कराया ना, सूटकेस अपने आप थोड़ी हुई। इसका मतलब ये है कि भले मैंने फोर्स टेढ़ा लगाया लेकिन मेरे ही फोर्स की वजह से उसका मूवमेंट हुआ, मेरे फोर्स की वजह से हुआ, मतलब मैंने काम किया। आई हैव डन द वर्क, जस्ट टेल मी हाउ मच वर्क आई हैव डन। तो उसके लिए आपको ये करना पड़ेगा, बेटा देख ऐसे आड़े टेढ़े सिचुएशन में मेरे पास कोई फॉर्मूला नहीं है। अगर मेरे पास कोई फॉर्मूला नहीं है तो तेरे को एक सजेशन देता, तूने जो टेढ़ा फोर्स निकाला ना उसका एक कंपोनेंट निकालना इस डायरेक्शन में, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। बोले ये तो सर ने पढ़ाया मेरे को, कैसे? इसका आइटम 10 था और जिसके साथ एंगल बनेगा वो कॉस कंपोनेंट, माने ये कितना हुआ रे 10 cos 30। अब अगर मैं ये टेढ़ा फोर्स भूल जाऊं और अब मैं 10वीं वाले सिचुएशन में, 9th के सिचुएशन में आऊं, तो मुझे समझ रहा है कि डिस्प्लेसमेंट भी हॉरिजॉन्टल और फोर्स भी हॉरिजॉन्टल। तो अब अगर मेरे को आप वर्क डन पूछ रहे हो तो वर्क डन के लिए मैं क्या करूंगा, कितना हॉरिजॉन्टल फोर्स लगाया, 10 cos 30 force into displacement. And now do you agree this is a force and displacement, force into displacement, and both are acting in the same direction. इसके पहले मेरे को चक्कर क्यों आ रहे थे, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट अलग डायरेक्शन था, फोर्स अलग डायरेक्शन था। लेकिन 2 दिन पहले मैंने पढ़ा था कि फोर्स के कंपोनेंट कैसे बनाते, तो आज मेरे काम में आ गया, अब दोनों एक ही डायरेक्शन में आ गए। ये मेरा आंसर है पक्का? अच्छा, अगर ये मेरा आंसर है तो क्या, पहले तो इसका आंसर निकाल के दिखा देता हूं। 10 इंटू, आप जानते हो cos 30 का मतलब √3/2, यहाँ 5, तो 5 5 25 √3, इतना आपने क्या कर दिया, जूल्स। ठीक है, तो ये काम आपने थोड़ा कम किया, पहले कितना था 50 जूल, अगर आप फोर्स इधर ही लगाते तो कितना था 50, 10 इंटू 5 50। लेकिन ये वाला आंसर 50 से कम आएगा। क्यों कम आएगा? क्योंकि √3 का वैल्यू 1.7 है। अगर यहाँ 2 होता तो 25 दूने 50 होता, लेकिन 2 से कम है तो आंसर 50 से कम आएगा ना। यानी इसमें आपको कम काम करना पड़ा, इसमें सूटकेस को आप ऐसा खींचते, ऐसा कभी नहीं करते। नहीं, मेरे को एक बात बताओ, आप कंफ्यूज हो रहे हो शायद। मेरे को यहाँ से एक चीज को यहाँ लेके जाना है, बस लेके जाना है, खत्म बात। तो आपकी क्या इच्छा रहेगी, यहां से बॉडी वहां जाते टंडे आप क्या चाहते, आप ज्यादा एनर्जी खर्च करें या कम एनर्जी खर्च करें? आप क्या चाहते, ज्यादा वर्क करें या कम वर्क करें? कम। हम इंसान आलसी है ना, वी वांट टू डू लेस वर्क। तो मैंने अभी वाले एग्जांपल से आपको ये जस्टिफाई किया कि अगर तू ऐसे ढकेलेगा तो तेरे को 50 जूल काम करना पड़ेगा, और अगर तू उसको ऐसे पूर्ण करेगा तो तेरे को 50 जूल से कम काम करना पड़ेगा। तो आप कम काम करना चाहते हैं तो इसमें आप पूर्ण करेंगे, ना कि ऐसे खींचेंगे। इसमें स्टेशन पे कोई ऐसे नहीं खींचते हुए जाता, वो ऐसे करते जाता है। अरे समझ में आया कि नहीं? क्लियर है पूरा आइटम? ठीक है, ये ऐसा इतना इंटरेस्टिंग टॉपिक है ना कि आप फैन बन जाओगे इस टॉपिक के, वर्क एनर्जी पावर। अभी तो मैंने आपको ऐसे ही एक जनरल एग्जांपल मैंने दिया। अच्छा, और आगे बढ़ते। सर ये रह गया आंसर बाजू में, या भटक गए थे अपने टॉपिक से। अपने टॉपिक पे वापस आता हूँ। ये मैंने लिखा 10, ये लिखा मैंने 5 और ये लिखा मैंने cos 30। क्या ये ऐसा कुछ दिख रहा है? ये फोर्स है, बताओ। फोर्स 10 न्यूटन था ओरिजिनली। ये क्या है? डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट कितना था? 5 मीटर। और फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में 30, मैंने ये cos थीटा लिख दूं। अरे ये तो ए बी कॉस थीटा जैसे दिख रहा है। ए बी कॉस थीटा क्या होता है? ए डॉट बी, माने ये क्या रहा होगा? एफ डॉट डी। अब सही हो गया। तो मैंने पूछा था फोर्स और डिस्प्लेसमेंट में डॉट रहेगा या क्रॉस रहेगा? जवाब क्या आया? डॉट रहेगा। क्यों आया? मैंने आपको 9th के लेवल से पिकअप किया, मैंने डायरेक्ट कुछ नहीं पढ़ाया। मैंने कहा आप ये जानते थे, आपने कहा हाँ आप ये जानते थे, वहीं से मैंने लेते लेते यहां तक आया। अदरवाइज मैं डायरेक्ट भी बता सकता था।
ऐसे में हजारों एग्जांपल्स बता सकता हूं, बट उन हजारों एग्जांपल्स को मुझे बताने की जरूरत नहीं, पढ़ते पढ़ते धीरे धीरे खुद ही रियलाइज कर जाओगे। आज आपको डेमो तो समझ में आ ही गया कि कैसे रियलाइज करना होता है। तो ऐसा है सर, मतलब ये समझ गया कि वर्क इज द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट आर वेक्टर, वेक्टर्स आर हैविंग व्हाट प्रोडक्ट? डॉट प्रोडक्ट। और जब जब डॉट प्रोडक्ट होता है, बाय गॉड, जब जब डॉट प्रोडक्ट होता है तो आंसर क्या आता है? स्केलर। देखा भी ना आपने, आंसर क्या आया? स्केलर। इसलिए आज के डेट में मैं ये समझ गया कि वर्क इज अ स्केलर क्वांटिटी। पहले दिन मैंने ज्यादा जोर नहीं दिया आपको, पहले दिन मैंने आपको यह बताया कि बेटा दुनिया में दो टाइप की क्वांटिटी होती है, स्केलर और वेक्टर। छोटे एग्जांपल देके छोड़ दिया था। यहाँ पे बताया था लेंथ होता है, मास होता है, टाइम होता है, ठीक है। यहाँ क्या क्या बताया था? डिस्प्लेसमेंट होता है, वेलोसिटी होता है, एक्सेलरेशन होता है, फोर्स होता है। जनरली इतना सब हम समझ गए। अब धीरे धीरे लाइफ आगे बढ़ेगी, गाड़ी आगे बढ़ेगी और समझते जाएगा अरे स्केलर तो और भी बहुत सारी चीजें है। जैसे आज सर ने पढ़ाया, वर्क स्केलर क्वांटिटी है। अच्छा, आप समझते वर्क एंड एनर्जी आर काइंड ऑफ इक्विवेलेंट? अरे होता है कि नहीं होता है? ठीक है, जैसे वो हाइड्रो पावर स्टेशन में होता है, पोटेंशियल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू वर्क डन वाला फंडा है ना। तो वर्क एंड एनर्जी कैन बी इक्विवेलेंट, कैन बी कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। सो वर्क अगर स्केलर है तो एनर्जी भी स्केलर ही रहेगा। ऐसे कई सारी चीजें। अच्छा, पावर, पावर ये कभी आपने सुना है? क्या होता है पावर? पावर इज द रेट ऑफ डूइंग वर्क। पावर, अगर आप एवरेज पावर की बात करें तो इट इज वर्क अपॉन टाइम। रेट ऑफ डूइंग वर्क बोलते हैं। टाइम स्केलर है, वर्क स्केलर है, तो ये भी क्या रहेगा? स्केलर। अच्छा, इसका एक और फंडा आता है पावर का, इंस्टेंटेनियस पावर। इंस्टेंटेनियस पावर का मतलब होता है एफ डॉट वी। ये आगे आप पढ़ोगे वर्क एनर्जी पावर में। तो अब फिर से आप देखो, डॉट प्रोडक्ट है, डॉट प्रोडक्ट का आंसर क्या आता है? स्केलर आता है। इसमें पावर क्या बन गया? स्केलर। ऐसे ही धीरे धीरे आप अभी दूसरी कुछ एग्जांपल्स है वो उनको भी सुनेंगे। आगे चल के आप देखेंगे टॉर्क का मतलब, ये मैंने शायद एक बार बताया था आपको एकदम इनिशियल डेज में। इसको क्या पढ़ेंगे आप? इसको पढ़ेंगे टॉर्क। ये टॉर्क क्या होता है? इंजन का टॉर्क होता है भैया। अरे आप जैसे बॉयज लोग तो थोड़ा ज्यादा इंटरेस्ट रखते हैं ना बाइक्स में और कार्स में। तो आप बाइक या कार की जब आप कोई एडवर्टाइजमेंट पढ़ते हैं या टीवी में देखते हैं, या अगर आप कोटेशन लेने जाते हैं किसी गाड़ी का, तो वो लोग बताते हैं आपको कि इस गाड़ी का कितना टॉर्क है। पेट्रोल इंजन है, डीजल इंजन है, कितना सीसी है। सीसी समझता है? क्यूबिक वॉल्यूम। जैसे बाइक में आपका होता है 100 सीसी बाइक है, 150 सीसी बाइक है, आपको तो ये भी समझता है जितना ज़्यादा सीसी उतना पावर जनरेट ज़्यादा करेगा। और आप पापा से वही जिद करते हैं कि मेरे को ज़्यादा पावर वाली चाहिए, परसेंट बने कितने कम आए, है ना। तो वो सब चीज़ें आप पढ़ोगे एक्चुअली इंजन कैसी काम करते हैं। पेट्रोल डालने से चल के, पेट्रोल डालने से लेके गाड़ी चलने तक का पूरा सीन मैं आपको बोर्ड पे समझाऊंगा, भले आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन उससे एक छोटा सा पॉइंट हमको पढ़ना है, उसके लिए पूरा मैकेनिज्म आपको पढ़ाऊंगा। तो तब आप देखोगे कि हाँ टॉर्क बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, टॉर्क बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। आप आजकल देखते होंगे टॉर्क के हिसाब से कई जैसे पल्सर वगैरह बाइक में, या अभी जो आजकल अच्छी अच्छी बाइक्स आ रही है उसमें वो 2 मीटर लगे होते हैं। एक ओडोमीटर होता है जो स्पीड बताता, और एक आरपीएम बताता है। सोचो आरपीएम की जरूरत क्यों पड़ती होगी? आरपीएम से आपको टॉर्क जनरेट हो जाता है। आपकी गाड़ी फर्स्ट गियर में, सेकंड गियर में, थर्ड गियर में, उसके ऊपर से आपका क्या स्पीड है उसके हिसाब से वो टॉर्क दिखाता है। ध्यान में रखो, अगर आप 60 के स्पीड से चल रहे हो, गाड़ी कितने से चल रही है? 60 के स्पीड से, लेकिन 60 के स्पीड से हो सकता है फोर्थ गियर पे भी चला रहे हो गाड़ी को, या फिफ्थ गियर पे भी चलती है। You can drive the bike at fourth gear at 60 or fifth gear at 60. But what I'm telling is, speed being common, इसका RPM चौथे गियर पे चलाओगे तो RPM अलग शो करेगा, पांचवे पे चलाओगे तो RPM अलग ही शो करेगा। ये RPM का मतलब होता है फ्रीक्वेंसी, आगे पढ़ाऊंगा। RPM का मतलब फ्रीक्वेंसी, N से डिनोट करते, और जब आप N से डिनोट करते हो तो 2πn से आपका ओमेगा बनता है। ओमेगा मतलब एंगुलर वेलोसिटी, और उससे बनता है टॉर्क। ये सब अपन बाद में रोटेशनल मोशन में पढ़ेंगे। तो आज के डेट में ये सब फंडा कहां से आया कि बस मेरे को आपको ये इंट्रोडक्शन देना है कि टॉर्क बहुत ही इंपॉर्टेंट है चीजों को रोटेट कराने में। मैंने क्या कहा? चीजों को रोटेट कराने में। इवन जो आप दरवाजा ओपन या क्लोज करते हैं, सोचिए दरवाजा ओपन या क्लोज करते हैं तो वो दरवाजे का रोटेशन तो है ना, दरवाजा का रोटेशन है। अब वो रोटेशन फिक्स्ड है कि हाँ भैया वो दरवाजा जो है थोड़ा, फॉर एग्जाम्पल वो 90 डिग्री से ओपन होगा। अरे 90 डिग्री समझ रहे हो? वो अभी बंद दरवाजा है, वो दीवार तक जा पाता है, दीवार से उधर फोड़ के निकालते क्या आप उसको? नहीं।
तो वो रोटेट हो रहा है कितने से, 90 डिग्री से। अरे दीवार वगैरह कुछ नहीं होता, हवा में अपन अगर बीच में एक एंगर गाड़ देते और उसको दरवाजा लगाते तो दरवाजे को तो 180 डिग्री 360 डिग्री से भी रोटेट करा सकते थे। इमेजिन कर रहे हो, आजू बाजू की दीवार फोड़ दिया, खाली वो एंगर रखा और दरवाजे को अगर हम चाहे तो रोटेट कर सकते हैं 360 डिग्री से। कई बार शॉपिंग मॉल्स में वगैरह आप देखते हैं दरवाजा वो ऐसा होता है, इस टाइप के दरवाजे होते हैं, है ना। मतलब इधर से आप घुसो तो वो पूरा 360, उधर से एक निकलता है, इधर से आप घुसते हो वो क्लोजअप की ऐड दिखते, पास आओ ना पास आओ ना, वो वाली ऐड आप देखना, समझ में आए? तो लड़की इधर से घुसती है, लड़का उधर से निकलता है ना, दोनों कांच पे फूंक मारते, तो वो वाला जो है वो आप देखेंगे तो 360 डिग्री से पूरा घूमता है। तो मतलब ये रोटेट हो रहा है। तो ये हर बार रोटेशन में किसका रोल कम होता है भाई साहब? टॉर्क का। गाड़ी के चक्के रोटेट हो रहे हैं, है ना, तो उसमें भी किसका रोल कम होता है? टॉर्क का। और ये रोटेशन का फंडा अलग है। आप मेरे गाड़ी का मर्सिडीज से अगर आप रेस लगाओगे तो दोनों के टॉर्क में फर्क है, रेस कौन जीतेगा आप इजीली जज कर सकते हो, ठीक है। तो ये सब बातें इंपॉर्टेंट है। और टॉर्क क्यों इंपॉर्टेंट है? अच्छा, टॉर्क पढ़ना इंपॉर्टेंट इसके लिए क्योंकि कई सारी बातें आपको समझ में आएगी। देखिए, आप अगर ये दरवाजा है, फॉर एग्जांपल ये नॉर्मल सा आपका दरवाजा है, ये आपका एंगर है, एंगर मतलब यहाँ पे दरवाजा हिंज्ड है और अभी आप दरवाजा इधर से ओपन क्लोज करोगे तो जितने लोग यहाँ पे बैठे हैं, आप यहाँ के भी दरवाजे देखो या आप अंबानी के घर का दरवाजा जाके देखो, सबसे रईस है, उसका घर भी सबसे अच्छा है, उसके भी घर में दरवाजे में कड़ी तो यही होगी पुश करने की। अरे एंडिंग में ही होती ना। कभी आपने देखा, अपन तो गरीब है सर, अपना एंडिंग में रहता, रईस लोगों का इधर रहता बोले खींचने का, कभी भी ऐसा नहीं हुआ। हैव यू गिवन एवर थॉट कि क्या जरूरत है दरवाजे को हमेशा एंडिंग में ही, ऐसा वो क्यों होता है? कभी आपने बीच में नहीं देखा होगा, उम्मीद करता हूं मैं। हर बार दरवाजे में कहां देख रहे हो आप? एंडिंग में ही देख रहे हो, बीच में क्यों नहीं होता, है ना। ये सब चीजें हमको पढ़ना है। तो ये सब चीजें किसके अंडर आने वाली है? टॉर्क। अंदाजा आ गया कि फिजिक्स कितना इंटरेस्टिंग है, कितना ज्यादा इंटरेस्टिंग है। छोटे से लेके बड़ी बड़ी बातों तक, मतलब दरवाजे से लेके मर्सिडीज तक सारी चीजें पढ़ने मिलेगी आपको टॉर्क। और मर्सिडीज का दरवाजा भी पढ़ लेंगे। अरे मर्सिडीज का दरवाजा हो या मेरी गाड़ी का दरवाजा हो, उसमें क्या फर्क है? ये अगर गाड़ी का दरवाजा है, नहीं थोड़ा अलग बन गया ना, तो ये अलग दरवाजा है तो दरवाजे के एंडिंग में ही हैंडल होता है ना। फिर एक बार ऐसा हैंडल बीच में किसी का देखेगा कोई गाड़ी का तुमने? नहीं। तो ये सारी बातें टॉर्क के अंदर हम पढ़ेंगे। और टॉर्क का फॉर्मूला होता है R क्रॉस F। अब फॉर्मूला भी मैं डिराइव कर दूंगा, किसी बात की तो चिंता है ही नहीं, आपने पैसे तो दे दिए है ना, काम तो मेरे को करना है। तो टॉर्क जो है वो R क्रॉस F आएगा। तो फिर से देखिए, मैंने इसको क्रॉस कहा, मतलब हाँ सर, जैसे आपने पढ़ा है कि कुछ चीजों में हमको डॉट प्रोडक्ट काम में आएगा, कई सारी चीजों में आगे क्रॉस प्रोडक्ट काम में आएगा। टॉर्क के साथ साथ और भी बहुत सारी चीजें हैं, जैसे कि V का फॉर्मूला होता है, V का फॉर्मूला आता है बाद में R क्रॉस ओमेगा, ऐसा। तो V मतलब इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, टेंजेंशियल वेलोसिटी, याद है उस दिन पढ़ा था। R का मतलब पोजीशन वेक्टर होता है, ओमेगा का मतलब एंगुलर वेलोसिटी होता है, ये सब हम बाद में पढ़ेंगे। तो इनके एग्जांपल्स ये कैसे आए मैं क्यों नहीं बता सक रहा हूं, क्योंकि क्या है, आधे से ज्यादा चीजें बाउंसर हो जाएगी आपके लिए, क्योंकि अभी टॉर्क पूरी तरीके से नहीं समझता, ओमेगा पूरी तरीके से नहीं समझता। हाँ, वहां पे आपको समझती थी चीजें, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट, तो मैंने जस्टिफाई कर दिया। तो आज का मेरा मैसेज आपके लिए ये है कि वेक्टर चैप्टर जैसे अपना खत्म होता है तो उसके बाद जैसे आप किताबों में हाथ लगाएंगे तो किताबों में हाथ लगाने के बाद में कई सारे क्वेश्चंस वो बाउंसर फेंक के मार देगा आपको कि ये पर्टिकुलर क्वांटिटी, जैसे टॉर्क क्वांटिटी दे दिया और कोई उठापटक क्वांटिटी दे दिया आपको, मोमेंटम दे दिया, और पूछेगा कि इट इज स्केलर और वेक्टर और टेंसर और सो एंड सो। तो ऐसे कुछ क्वेश्चंस हो सकते हैं किताब या अपने असाइनमेंट्स में जो आपको नहीं समझेंगे। बट वेट, ये मत समझना कि अरे सर ने तो हमको ये पढ़ाया नहीं। सर ये समझ रहे कि आगे तुम अपने आप वो सीख जाओगे। तो आप ऐसा मान के चलो कि क्वेश्चन में 100 असाइनमेंट है, आप 60-70 आराम से बना लोगे। हो सकता है 20-30 में आप अटक जाओगे। क्यों अटकोगे? क्योंकि उसमें आधा ज्ञान अभी आने का है आपको। यू हैव टू जस्ट वेट एंड वॉच, है ना। सीन क्लियर है पूरा? तो अभी तक हमने क्या पढ़ा? डॉट और क्रॉस के क्या क्या एप्लीकेशंस हो सकते हैं, और डॉट और क्रॉस के भरोसे ये क्लासिफिकेशन होगा। जैसे अभी देखो, जब भी क्रॉस होता है तो क्रॉस का आंसर वेक्टर आता है, मतलब टॉर्क वेक्टर की कैटेगरी में चले गया। ऐसा भी आप कैटेगराइज कर पाओगे चीजों को, ठीक। एक बार रिस्टार्ट करते हैं उसको, मैं पढ़ाता हूं। ये मानो एक पैरेललोग्राम है, जैसे कि आप देख पा रहे हो, इसके दो एडजेसेंट साइड है, ये वेक्टर ए मानो, ये वेक्टर बी मानो।
अब आपसे कोई पूछता है कि नहीं ये पैरेललोग्राम का एरिया बता दो, तो एरिया ऑफ दिस पैरेललोग्राम कैन बी टोल्ड बाय हैविंग द मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी, है ना। कभी भी इसको पढ़ने का तरीका जान लो। पहले तो आप मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी मतलब क्या, ए क्रॉस बी कैसे निकालते बताया था, वो डिटर्मिनेंट वाली मेथड से, ठीक है, प्रैक्टिस हो जाएगी। जब आप वो निकालोगे वो तो बाद में आप उसका मैग्नीट्यूड करना। जैसे कि मेरे को एक बात बताओ, आपको ए दिया फिर बी दिया, तो मैंने आपको तरीका पढ़ाया ए क्रॉस बी निकालने का, डिटरमिनेंट वाला तरीका। और डिटरमिनेंट वाले तरीके से सपोज आपका आंसर आया है 3i माइनस जे प्लस के, इतना समझ गया। ये क्या हो गया आपका ए क्रॉस बी। लेकिन अब आपको क्या करना है, ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड चाहिए। तो मैग्नीट्यूड मतलब वेक्टर का मैग्नीट्यूड पढ़ा है ना आपको, 9 आएगा, 1 आएगा, 1 आएगा, कैसे आया समझा। तो कितना आंसर आया, √11। बस उसी चीज की मैं बात कर रहा हूं कि यहाँ पे आप वो कर पाओगे। यानी अगर ए और बी दिया है आजू बाजू के एडजेसेंट साइड, कोटर्मिनस एजेस भी कहते हैं इसको, कोटर्मिनस एजेस। क्यों कोटर्मिनस, एक ही पॉइंट से स्टार्ट या एंड होगा, ऐसा कुछ। ये हो गया भाई। अच्छा आगे, क्या आप ये समझ पा रहे हैं कि अगर इसी पैरेललोग्राम को यहां से मैंने डिवाइड किया तो बराबर इक्वली 2 ट्रायंगल में हिस्सा हो जाएगा। तो अगर मैं किसी एक ट्रायंगल की बात करता हूं इतने पार्ट की, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल, इसका आंसर क्या आएगा, जो भी पैरेललोग्राम का एरिया था उसका एग्जैक्टली हाफ हो जाएगा। अरे कॉमन सेंस है ना, 2 इक्वल हिस्सों में बटा, तो जितना भी एरिया था उसका क्या हो गया, हाफ हो गया, और बात खत्म हो गई। तो ये 2 चीजें आपके काम में आ सकती हैं, लिख दीजिए फटाक से। अपने को क्लोजअप की एड में काम करने का मौका मिला तो खर्रा खाने का और कांच पे फूक मारने का, आगे वाली मरी जाएगी वहीं पे। बास आने के बाद में, है ना। विदर्भ में सबसे हिट बोले तो खर्रा। चलिए आगे बढ़ेंगे। तो कुछ और बातें जैसे कि, अच्छा एक नया और अच्छा टॉपिक पढ़ते। देखो हेडिंग, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, इसको कई बार हम लोग बॉक्स प्रोडक्ट के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, ये क्या फंडा है देखते हैं। अब आपके पास 3 वेक्टर्स दे रखे रहेंगे, जैसे कि ये ए बी और सी। तो A1I B1J C1K। अब आप इशारों में समझ गए कि ये जैसे A1 B1 C1 है, इसका A2 B2 C2 A3 B3 C3 रहेगा। तो सर ये स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट होता क्या है, वो होता है A डॉट B क्रॉस C। ये होता है स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। यानी इसमें 3 चीजें आ गई, और फाइनली अगर आप विजुअलाइज करें तो ये अपने आप में एक वेक्टर है। ध्यान दो, ये अपने आप में एक वेक्टर है। जब क्रॉस करते हो, 2 लोग का क्रॉस करने के बाद भी तो एक वेक्टर ही जनरेट होता है। समझ में आ रहा है, क्रॉस करने के बाद भी आउटपुट वेक्टर ही रहता है। 2 वेक्टर के बीच में डॉट है, 2 वेक्टर के बीच में जब डॉट होता है तो आंसर स्केलर आता है, आंसर स्केलर आता है। और 3 वेक्टर थे करके नाम क्या हुआ, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। फिर से कितने वेक्टर से, 3, आंसर क्या आएगा, स्केलर। क्यों आंसर स्केलर आएगा, क्योंकि ये एक वेक्टर है। क्या ये भी एक वेक्टर के ही फॉर्म में आएगा, और 2 वेक्टर के बीच में डॉट का आंसर स्केलर आता है। इसको ऐसे भी लिखते बेटा, ABC स्क्वायर ब्रैकेट में। ये काइंड ऑफ बॉक्स हो गया, इसलिए इसको बॉक्स प्रोडक्ट भी कहते हैं। इसका आंसर निकालने का सबसे बढ़िया तरीका, आप डिटर्मिनेंट नोट करो, और डिटर्मिनेंट नोट करने के बाद में ए के कोएफिशिएंट लिखो, A1 B1 C1, फिर बी के A2 B2 C2 A3 B3 C3। इतना आसान था ये काम करना। अच्छा इसको करके देखते एक बार,
ए बी सी ऐसा कुछ आपको दिया है i माइनस जे प्लस के करके, और उसके बाद में 2i प्लस के 3 j एंड 3k 5i माइनस जे प्लस के, ऐसे 3 वेक्टर्स दिए हैं और आपको उन 3 वेक्टर्स का बॉक्स प्रोडक्ट मतलब स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट पूछा जा रहा है। तो आप उसका आंसर कैसे निकालेंगे? तो एबीसी के कोएफिशिएंट फटाफट बताओ। 1 माइनस 1 2 1 3 5 माइनस 1 1, सही है, सेट हो गया। आगे इसका आंसर डिटरमिनेंट का तरीका सुनो। हमेशा पहला नंबर यूज करना 1, फिर क्या करो उस 1 का रो और कॉलम छोड़ दो, छोड़ने के बाद 1 3 माइनस 1 1, उसके बाद में दूसरा नंबर क्या है -1, फिर उस -1 का रो और कॉलम छोड़ दिया, रो और कॉलम छोड़ दिया तो कितना बचा 2 3 5 1, तीसरा नंबर क्या है 1, उसका रो और कॉलम छोड़ दो, कितना आएगा बताओ 2 1 5 -1। अच्छा, हमेशा पहला जैसा है वैसा ही रखना, बीच में एक एक्स्ट्रा माइनस जोड़ना और तीसरे में हमेशा प्लस जोड़ना। क्या क्या किया सीक्वेंस बता दिया आपको अच्छे से। अब आगे चल के हाँ जी, ये 1 का कोई वैसे भी फायदा नहीं है, 1 इंटू एनीथिंग इज एनीथिंग, तो ये कितना आएगा 1 माइनस ऑफ -3, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये भी 1 का कोई फायदा नहीं है। आगे क्या आएगा बताओ 2 -15 प्लस, ये भी 1 का कोई फायदा नहीं है, कितना आएगा -2 -5। इतना सब लोग कर पाएंगे तो इतना आंसर क्या आएगा इसका 4, ये कितना आएगा -13 और ये कितना आएगा -7। जो भी आप आंसर निकाल पाओगे, आंसर अपने आप में एक स्केलर आएगा, राइट है, करो। पढ़ते कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जैसे कि देख लो है ना, वो बाद में भी कर सकते हो, मैं नहीं मिटा रहा उसको। पहला पॉइंट ये कि आपने A डॉट बी क्रॉस सी किया, तो आप ऐसा भी कर सकते थे A क्रॉस बी डॉट सी। तो सर ये पहला पॉइंट हमको सिखा गया कि डॉट क्रॉस कैन बी एक्सचेंज्ड, देखो डॉट और क्रॉस को एक्सचेंज कर दिया मैंने। दूसरा पॉइंट हमको ये सिखाता है कि अगर मेरे पास में मानो बॉक्स प्रोडक्ट है एबीसी, अब फटाक से समझ जाना बॉक्स प्रोडक्ट ऑफ एबीसी यानी ही A डॉट बी क्रॉस सी। तो बॉक्स प्रोडक्ट है अगर ए बी सी और मैंने इसमें से क्या किया किन्हीं दो का चेंज कर दिया, सपोज ए बी का पोजीशन चेंज किया, बी ए सी ऐसा किया। क्या करना है एक बात सुनो, एक कोई भी चीज को कांस्टेंट रखो, जैसे आपने सी को कांस्टेंट रख दिया और ए बी को घुमा दिया, या आप क्या कर सकते थे ए को कांस्टेंट बी सी को घुमाओ या बी को कांस्टेंट ए सी को घुमा दो, तो ऐसे वक्त फर्क पड़ता है माइनस का। तीसरा बात है ना, तीसरी प्रॉपर्टी जो हमारे बड़े काम की है वो ऐसी है कि अगर आपके पास ए बी सी दिया है तो आप क्या कर सकते हो, पूरा इसको एंटी क्लॉकवाइज घुमा दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। पूरा एंटी क्लॉकवाइज घुमाने का मतलब इन शॉर्ट, आप सी को उठा के ए के जगह पटको तो ए आगे भागेगा, बी उसके भी आगे भागेगा, सी ए बी, ये सबको नजर आया।
अच्छा एक और बार घुमा दो, एक और बार घुमाओ, बी आगे आएगा तो सी और ए आगे खिसक जाएगा, बी सी ए, सही है। एक और बार घुमा दो, ए बी सी, वापस पहुंच गए। तो ये करने से कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। अभी तक मैंने बताया क्या क्या, डॉट क्रॉस एक्सचेंज करने से कोई फर्क नहीं, किन्हीं दो को एक्सचेंज करो तो माइनस का फर्क, पूरा एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करो तो कोई फर्क नहीं। और आगे फोर्थ नंबर ऐसा है कि जैसे ए सी आपने कर दिया, अरे सर इसमें क्या हो गया, जो 3 वेक्टर्स की आप बात कर रहे थे उसमें से 2 वेक्टर रिपीट हो गए, सेम है। मानो ए रिपीट हो गया, या क्या हो सकता था, सपोज मैंने ए लिया, सी लिया या बी लिया, फिर से बी आ गया, तो इन सब का आंसर क्या आएगा, 0। बड़े ही काम की चीज है, मैथ्स में मैं जब पढ़ाऊंगा तो फिर एक बार रिवीजन होगा इन सब चीजों का, बट अभी के लिए काफी टाइम सेविंग ट्रिक्स है ये, ठीक है, बनाओ इसको।